ओके बेटा, तो हम लोग लास्ट क्लास में पोटेंशियोमीटर कर रहे थे बेटा। ओके, और पोटेंशियोमीटर में मैंने आपको बताया था पोटेंशियोमीटर में कि आप लोग ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालते हैं। ओके, तो आज की क्लास में भी थोड़ा सा पोटेंशियोमीटर को ही कंटिन्यू कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो पोटेंशियोमीटर में क्या था बेटा, अगर मैं नॉर्मली पोटेंशियोमीटर बनाऊं तो पोटेंशियोमीटर में हमारे पास एक वायर होती है, एबी वायर होती है। ओके, और इस वायर के साथ एक ड्राइविंग बैटरी को लगाया होता है हमने, और एक यहां पे हमने रियोस्टेट लगाया होता है बेटा। ओके, ये हमने रियोस्टेट लगाया होता है। इस रियोस्टेट से आप सर्किट में करंट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो बेटा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ओके, रियोस्टेट एक तरह से बेटा वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, वेरी कर सकते हो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, रियोस्टेट देन इट्स अभी नेक्स्ट क्या होता है बेटा, ये आपकी ड्राइविंग बैटरी है। इस ए पॉइंट से बेटा, इस ए पॉइंट के साथ बैटरी का पॉजिटिव, ड्राइविंग बैटरी का पॉजिटिव है और बी एंड के साथ नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। जहां से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वहां से हमने एक वायर को कनेक्ट करना है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, जिसका आपने ईएमएफ मेजर करना है बेटा। ओके, ये सेल वो है, ऐसा करो इसे आप V से डोनेट कर दो, ड्राइविंग बैटरी है तो V से डोनेट कर देते हैं इसे। ओके, ये ड्राइविंग बैटरी जो होगी बेटा, ये हमेशा करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी सर्किट में। जो E है ये सर्किट में करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा बेटा। ओके, सो हमारा नेक्स्ट जो है सेल लगा दिया हमने बेटा ए एंड बी पॉइंट के बीच में, जिसका ईएमएफ E है, और इसके साथ यहां पे बेटा हमने गैल्वेनोमीटर लगाया है और यहां पे जॉकी J लगा हुआ बेटा। ओके, लास्ट क्लास अगर आपको याद है बेटा, तो हमने लास्ट क्लास में एक चीज किया था कि जो आपका वायर है, इस थ्रू आउट द वायर में, इस वायर जो ये एबी वायर है बेटा, इसके क्रॉस, एबी वायर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है बेटा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस L length of wire, L length of wire, that is V is directly proportional to L था, और directly proportional को K के साथ रिप्लेस किया था बेटा। K यहां पे क्या था आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर। ओके, K is your potential gradient of wire। आप साथ साथ अपना बेटा लास्ट क्लास के नोट्स भी देख सकते हो, सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिर मैंने आपको बताया था ये कैसे वर्क करता है। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है बेटा, आज हमने पोटेंशियोमीटर से इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। हमने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल फाइंड आउट करेंगे बेटा। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इस सेल का जो आपका ईएमएफ है, तो इसके लिए हमें इसी सर्किट में कुछ मॉडिफिकेशन करनी होगी बेटा। वो मॉडिफिकेशन क्या है, हमें यहां से एक वायर लेके एक रेजिस्टर लगाना होगा और यहां पे एक स्विच लगानी होगी बेटा। ओके, यहां पे एक स्विच लगानी होगी हमें, और तो ये मैं रेड लाइन से जो बना रहा हूं, ये मेरे सर्किट में मॉडिफाई एक्स्ट्रा चीज लगाई है बेटा। ओके, पिछली बार ये चीज नहीं थी, यहां पे एक स्विच लगा देते हैं आपके लिए, ताकि जब आप स्विच को ऑन करो तभी सर्किट में वर्क आए। देखो बेटा, जब आपकी स्विच ओपन है, जब आपकी स्विच ओपन थी तो आपने जॉकी J को A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव करना स्टार्ट किया बेटा। इससे क्या होगा, जब आप जॉकी J को मूव कर रहे हो बेटा A पॉइंट से B पॉइंट तक, तो आपकी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमने देखो बेटा जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर VW लिख देते हैं इसे, ये आपका इंक्रीज होता जाएगा बेटा। VW आपका L के साथ इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि जब आप A से B पॉइंट तक मूव कर रहे हो तो आपका बेटा लेंथ बढ़ रहा है। लेंथ बढ़ने का मीनिंग है कि आपका पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस वायर बढ़ रहा है बेटा। ओके, VW इज इक्वल टू KL है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल मेजर करना है। अब सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस तब रोल प्ले करती है बेटा जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है।
अनलेस यहां पे कोई एक्सटर्नल रेजिस्टर नहीं है तो आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस कोई रोल नहीं प्ले करती सेल की, ओके, क्योंकि तब सेल में कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगा, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था। तो इनिशियली हमारी क्या होती है बेटा, इनिशियली स्विच एस इज ओपन, आपकी स्विच एस जो है बेटा वो ओपन होती है, ये स्विच एस है यहां पे, ओके, दिस इज योर स्विच एस, ये ओपन रहेगी। सो नाउ बैलेंसिंग लेंथ, और जिसे आप न्यूट्रल पॉइंट भी बोल देते थे, बैलेंसिंग लेंथ इज L1। सो देखो बेटा, जब ये स्विच ओपन है तो इस रेजिस्टर का कोई रोल नहीं है, इस रेजिस्टर का कोई रोल नहीं है। और बैलेंसिंग लेंथ का मतलब होता है कि इस पॉइंट पे जब आपने जॉकी को टच किया, गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट फ्लो कर रहा है। अगर गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब है इधर एजे वाली साइड में जितना पोटेंशियल ड्रॉप है दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस वायर L, ओके, क्योंकि दोनों एक तरह से आप ऐसे मान लो पैरेलल में है ये, ओके। इधर ये रेजिस्टर कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि रेजिस्टर ओपन सर्किट में लगा हुआ बेटा। तो अगर बैलेंसिंग लेंथ L1 है, देयरफॉर ईएमएफ E विल बी इक्वल्स टू KL1, ओके। लास्ट क्लास में भी हमने ये चीज किया था कि आपका जो ईएमएफ होगा आप इस तरह से मेजर कर सकते हो बेटा, ओके। ये आपने एक्सपेरिमेंट भी करना होता है तो इसे ध्यान से सुन लीजिए बेटा, वहां पे भी यही प्रोसीजर फॉलो करना है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, इस स्विच को ऑन कर देंगे बेटा। जैसे ये स्विच ऑन कर देंगे तो ये रेजिस्टर के क्रॉस करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी जब बैलेंसिंग पॉइंट आएगा बेटा इस वक्त, तो गैल्वेनोमीटर में अभी भी आपका करंट जीरो होगा, बट क्या इस सेल में आपका करंट जीरो होगा? अब नहीं। अब क्या होगा बेटा, जब स्विच एस ओपन होगी, क्लोज हो जाएगी, देखो बेटा ये आपका सेल था, ओके, ये आपने रेजिस्टर आर लगा दिया, यहां पे स्विच को क्लोज कर दिया अभी आपने, ओके, स्विच को क्या कर दिया, क्लोज। गैल्वेनोमीटर आपका यहां पे लगाना है, बाद में लगाना है बेटा इसके, यहां पे जॉकी है और ये आपका पॉइंट ए, ओके, कुछ इस तरह से है बेटा, और इधर पॉइंट बी है, ओके। तो जॉकी जे यहां पे रखी तो आपने देखा कि बैलेंसिंग पॉइंट L2 लेंथ पे आ गया। अभी ये लेंथ कितना हो गया आपका, L2 लेंथ हो गया बेटा। तो इस वक्त क्या होगा बेटा, इस वाली लाइन में ए से कोई करंट नहीं आ रहा है, यहां पे कोई करंट नहीं है, यहां पे कोई करंट नहीं है, तभी गैल्वेनोमीटर की मेजरमेंट जीरो आ रही है बेटा। बट अगर आप इस सेल की बात करो, इस सेल से अगर कुछ करंट निकला है बेटा, ओके, I1 करंट निकला है, वो यहां से घूम के इधर चला जाएगा, ओके, और यहां से घूम के इसी सेल के अंदर वापस चला जाएगा बेटा। मतलब इस वायर में भी करंट जीरो होगा, यहां से लेके यहां तक भी जीरो होगा, और इस वाली वायर में भी करंट आपका क्या होगा बेटा, जीरो होगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब है इस लाइन में ऊपर से इधर से जे पॉइंट पे कोई करंट नहीं जा रहा, तो ए पॉइंट से भी कोई करंट नहीं आएगा। इधर ड्राइविंग सेल से जो भी करंट आएगा वो सारा का सारा क्या है बेटा, वायर के क्रॉस होता हुआ आगे निकल जाएगा। इस सर्किट में कोई करंट नहीं आता। तो नल पॉइंट का मतलब होता है कि नीचे सेल वाले सर्किट में कोई करंट ड्राइविंग बैटरी से नहीं आ रहा है। नाउ स्विच एस इज क्लोज्ड, स्विच एस को बेटा क्लोज कर दिया है। तो इस वक्त क्या होगा, देखो बेटा, अभी ये जो सेल है, सेल में से करंट फ्लो कर रहा है, तो जब सेल को क्लोज सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो अभी हमें क्या पता चलेगा, अभी हम लोग सेल का ईएमएफ नहीं मेजर कर सकते, अभी हम सेल का क्या मेजर कर सकते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल, दैट इज V, दैट विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा KL2। समझ आई बेटा ये बात। जब आपका सर्किट क्लोज हो गया है, सेल इधर वाली लाइन से, ड्राइविंग सेल से कोई करंट नहीं आ रहा, लेकिन ये वाला सेल इस रेजिस्टर R को तो करंट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यहां से करंट I1 निकल के इस सर्किट में जा रहा है। तो अब हम लोग ये चीज पहले ही पढ़ चुके हैं बेटा पिछले लेक्चर्स में, कि जब आपका एक सेल है उसके क्रॉस करंट फ्लो हो रहा होता है, तो ये पॉइंट्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वायर की इक्वल होगा, और ये अब ईएमएफ की इक्वल नहीं होगा। अब ये किसके इक्वल होगा बेटा, ये किसके इक्वल होगा, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल के इक्वल होगा बेटा, ओके। VT लिख देता हूं वैसे, VT टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल, ओके। के दोनों टाइम में क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, क्योंकि मैंने बाहर से करंट को नहीं चेंज किया है,
मैंने क्या बोला था, ये के किसके ऊपर डिपेंड करता है, के डिपेंड करता है इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया जो ए से बी पॉइंट तक सेम है, फिर इसका मटेरियल जो कि ए से बी पॉइंट तक सेम है, फिर इसके क्रॉस करंट ए बी वायर के क्रॉस। और हमने करंट नहीं चेंज करना, जब इस स्विच को क्लोज्ड किया या ओपन किया है इधर से कोई चेंज नहीं करना है, ना रियोस्टेट को चेंज करना है ना ये बैटरी को चेंज करना है, क्योंकि जैसे ही रियोस्टेट या बैटरी को चेंज करोगे इधर से करंट चेंज हो जाएगा आपका। तो करंट सेम रखोगे तो के की वैल्यू आपकी हमेशा कांस्टेंट रहेगी बेटा। ओके, सो यहां से अब नेक्स्ट चीज जो निकल के आ रही है, देयरफॉर ईएमएफ ऑफ सेल अपॉन टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू आ गया बेटा हमारे पास L1 by L2। नाउ वी नो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल R is equals to E upon V minus 1 into R। बेटा जहां पे हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को स्टडी किया था वहां पे आप जाइए उस लेक्चर में और देखिए ये फॉर्मूला वहां पे हमने डिफाइन किया हुआ था कि अगर एक सर्किट में सेल E है और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस में R काउंट कर लूं और बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टर R लगा हुआ है, ओके, और इस एक्सटर्नल रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है V, जहां आप कह सकते हो और यू कैन सी द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल। ओके, सो क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल और पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस रेजिस्टर दोनों क्या रहेंगे बेटा, सेम रहने वाले। ओके, तो वहां से हमें ये फॉर्मूला मिला था। E by V को क्या लिख सकते हैं बेटा, E by VT को क्या लिख सकते हैं हम लोग, L1 by L2 minus 1 into R। So from here you can easily determine the internal resistance of given cell। Okay, तो इस तरह से बेटा पोटेंशियोमीटर से आप सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हो। और कोई मेथड नहीं है सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने का अभी तक हमारे पास। हमने पोटेंशियोमीटर से सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया है और ईएमएफ भी कैलकुलेट कर लिया है बेटा। बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ के, अगर मुझे के की वैल्यू मालूम है तो मैं ई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, मतलब इस सेल का ईएमएफ मेजर कर सकता हूं बेटा। विदाउट पोटेंशियोमीटर आप सेल का ईएमएफ कभी भी मेजर नहीं कर सकते। वो क्यों बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। देखो, when null point, neutral point is achieved in potentiometer, then no current is withdrawn from cell। तो बेटा जब सेल से करंट विड्रॉल नहीं किया आपके पोटेंशियोमीटर ने, ये आपका पोटेंशियोमीटर है, ए बी वायर आपकी पोटेंशियोमीटर की वायर है, यहां से जब सेल को लगाया बैलेंसिंग पॉइंट आ गया तो इस वक्त इस लाइन में करंट कितना है बेटा, जीरो करंट है, मतलब सेल के क्रॉस करंट कितना है, जीरो है। ये वाला सेल आपका कोई करंट नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपका ये जो सेल है ये एक तरह से बेटा ओपन सर्किट में कनेक्टेड है। ओके, और ईएमएफ का मतलब ही ये होता है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेल व्हेन देयर इज नो करंट अक्रॉस द सेल। तो जब सेल के क्रॉस कोई करंट नहीं होता तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तब जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है सेल के क्रॉस उसको आप ईएमएफ बोलते हो। तो जब नल पॉइंट है तो पोटेंशियोमीटर में नो करंट इज विथड्रॉन फ्रॉम द सेल, हेंस वी कैन easily measure the EMF of cell with potentiometer। अदरवाइज बेटा EMF ऑफ सेल मेजर करना मुश्किल है, नहीं मेजर कर सकते। आगे आप पढ़ोगे बेटा वोल्ट मीटर, तो वहां पे आप देखोगे वोल्ट मीटर तभी वर्क करता है अगर उसके क्रॉस करंट जाएगा। तो अगर मैं एक वोल्ट मीटर सेल के क्रॉस लगा दूंगा तो सेल वोल्ट मीटर करंट देगा तभी वोल्ट मीटर काम करेगा बेटा। तो पोटेंशियोमीटर आप देख सकते हो, इस पोटेंशियोमीटर की वर्किंग भी कुछ ऐसी है कि इस सेल के अक्रॉस करंट फ्लो करवाए बिना ही ये आपका वर्क कर रहा है बेटा, जिस वजह से ये आपका जो पोटेंशियोमीटर है ये करंट को मेजर कर पा रहा है, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, हेंस वी कैन मेजर द EMF ऑफ सेल विद पोटेंशियोमीटर ओनली। इसी वजह से हम पोटेंशियोमीटर के साथ ही आप करंट को मेजर कर सकते हो बेटा। ओके, सो टिल नाउ इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। बेटा कोई डाउट है?
ओके, अब पोटेंशियोमीटर में एक और चीज है, ये मैं कल जब हम रिवीजन क्लास कर रहे थे वहां पे भी समझाने की कोशिश कर रहा था, आज दोबारा से समझा देता हूं बेटा। हम लोग पोटेंशियोमीटर में क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं बेटा। ओके, वाई नल पॉइंट इज नॉट अचीव्ड इन पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में बेटा क्या गलती हो सकती है जिस वजह से आपका नल पॉइंट ना आए? तो देखो बेटा, दो गलतियां हो सकती हैं। पहली गलती क्या है आपकी, जैसे आपके पास ये पोटेंशियोमीटर है बेटा, एपी वायर, वो मैंने पहली बार जब बनाया था 4 वायर्स बनाई थी इस तरह से, मैंने आपको तब भी बताया था कि एक वायर बना लो 4 वायर्स बना लो, वो तो बस अलग अलग मेथड होते हैं बना दिखाने के पोटेंशियोमीटर को। ओके, तो आप एक वायर से भी दिखा सकते हो बेटा पोटेंशियोमीटर को। प्रैक्टिकली 4 वायर्स इसलिए रखे जाते हैं, कई बार क्या होता है कि बैलेंसिंग लेंथ 100 सेंटीमीटर में नहीं आती, तब हमें 200 सेंटीमीटर 300 400 सेंटीमीटर तक लेके जाना पड़ता है। ओके, तो बेटा देखो, ये आपका सेल है V और इसका ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल। सबसे पहली गलती आप ये कर सकते हो कि आप यहां पे सेल लगा दिया आपने E, ये लगा दिया गैल्वेनोमीटर और ये लगा दिया जॉकी। ओके, अभी क्या होगा बेटा, अगर आपका E जो है, पहली मिस्टेक क्या कर सकते हो, इफ E इज ग्रेटर देन V, मतलब आपका जो सेल है बेटा वो ड्राइविंग सेल से बड़ा है। अगर ये ड्राइविंग सेल से बड़ा है तो अब क्या है, करंट को गवर्न ही करेगा, ये नहीं कर पाएगा। तो अगर करंट को ही गवर्न ये कर रहा है आपका, तो इस केस में क्या होगा बेटा, अगर करंट को ये गवर्न कर रहा है तो करंट इसकी कारण फ्लो होगा, ना कि आपके V की कारण फ्लो होगा। ओके, सो अगर इसके कारण करंट फ्लो हो रहा है तो इस लाइन में करंट इस तरह से बाहर निकलेगा, यहाँ पे ए पॉइंट, इधर से भी कुछ करंट आएगा बेटा, लेट से I2, इस वायर में आपका करंट I1 प्लस I2 चला जाएगा। आपका नल पॉइंट कभी भी नहीं आएगा क्योंकि J पॉइंट से वापस आपका I1 करंट सेल के अंदर चला जाएगा और इधर I2 करंट चला जाएगा। आप देख सकते हो AB वायर में, पूरी AB वायर में देखोगे तो A से लेके J तक करंट I1 प्लस I2 है और J से B तक करंट I2 बढ़ जाएगा क्योंकि I2 वापस यहाँ पे इनसाइड चला जाएगा इस तरह से बेटा। सो इस केस में क्योंकि ये हमेशा ड्राइविंग स्टेट में रहेगा, ये वाला सेल जो नीचे जिसका ईएमएफ मेजर कर रहे थे, अगर ये ड्राइविंग स्टेट में रहेगा तो ये हमेशा कुछ ना कुछ करंट देता रहेगा सर्किट। अगर ये करंट दे रहा है बेटा तो इधर से वापस भी आएगा, तो गैल्वेनोमीटर में कभी भी डिफ्लेक्शन 0 नहीं होगी बेटा, तो नल पॉइंट आपका अचीव नहीं होगा बेटा। ओके, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ईएमएफ जो इस सेल का है वो बड़ा है? तो देखिए बेटा, इसके लिए यहाँ पे छोटा सा हमें किरचॉफ लॉ लगाते हैं एक बार इस लूप में, छोटे से लूप में, ये मैं एक्स पॉइंट बना लेता हूं। सो अगर मैं देखूं इन लूप AXJA लूप, सो इस लूप में किरचॉफ लॉ लगाएंगे बेटा, A से X पॉइंट तक गए तो बीच में सेल लगा हुआ जिसका ईएमएफ E है और सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे जा रही है तो प्लस साइन आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट X से J पॉइंट पे गए तो गैल्वेनोमीटर में से होके गए बेटा, तो गैल्वेनोमीटर के क्रॉस कितना ड्रॉप होगा, गैल्वेनोमीटर के क्रॉस ड्रॉप होगा जितना उसमें करंट है I1 इंटू गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को मैं G मान लेता हूं। ओके, और मैं करंट के अगेंस्ट जा रहा हूं बेटा, देखो मैं X से J गया तो करंट के अगेंस्ट जा रहा हूं तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा बेटा। फिर मैं J से A पॉइंट तक गया तो मैं करंट के अगेंस्ट जा रहा हूं तो नेगेटिव साइन, क्या आ जाएगा यहाँ पे बेटा, पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ओके, और बेटा पोटेंशियल ड्रॉप इसको उधर ले जाते हैं पहले, सो I1G विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा E माइनस VW, और VW को क्या लिखा जा सकता है बेटा, पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस वायर को क्या लिखा जा सकता है, K इंटू L लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता बेटा। ओके, K कांस्टेंट है, L जो आपकी बैलेंसिंग लेंथ है, L आपका ये बैलेंसिंग लेंथ है बेटा। तो अगर आप A से J पॉइंट तक गए और J से B पॉइंट तक जा रही हो तो आपकी लेंथ क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है। ओके, जब आप A से B पॉइंट तक गए तो आपकी लेंथ इंक्रीज होती जाएगी ना बेटा। When we move from A to B point, when we move from A to B, ओके, तो क्या होगा बेटा, लेंथ L वायर का इंक्रीज हो जाएगा बेटा, वायर का लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। L अगर इंक्रीज हो रहा है बेटा तो E में से अगर बड़ी चीज माइनस होगी तो ये ओवरऑल रिजल्ट क्या होता जाएगा बेटा, कम होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा,
लेंथ इंक्रीज होने से क्या होगा बेटा, ई माइनस के एल फैक्टर, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा डिक्रीज। अगर ये डिक्रीज हो रहा है बेटा तो इसका मतलब है I1 भी आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या है, डिक्रीज होती जाएगी बेटा। गैल्वेनोमीटर, आई का मतलब क्या है, करंट इन गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग ये करंट ही मेजर कर रही होती है बेटा। सो गैल्वेनोमीटर रीडिंग विल डिक्रीज as we move from A to B। तो बेटा अगर आप A से B पॉइंट पे पहुंच गए, आपका नल पॉइंट नहीं आ रहा है और डिफ्लेक्शन डिक्रीज हो रही है, तो इट मींस कि आपका ये सेल छोटा है, आपको इस V को इंक्रीज करना पड़ेगा, इस वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा बेटा। ओके, सो पहला एरर ये हो सकता है जिस वजह से आपका नल पॉइंट अचीव ना हो। सेकंड एरर क्या हो सकता है बेटा, सेकंड चीज क्या हो सकती है, नेक्स्ट थिंग हो सकती है कि आप लोग टर्मिनल्स गलत कनेक्ट कर दो। टर्मिनल्स कनेक्ट कैसे करने हैं बेटा, ये जो ड्राइविंग सेल है आपका, इस ड्राइविंग सेल का पॉजिटिव जो है उसको वहां पे लगाना है जहां पे आपका सेल जिसका ईएमएफ मेजर कर रहे हो उसका भी पॉजिटिव लगाया है आपने। मतलब इधर से पॉजिटिव, तो ए पॉइंट पे दोनों का पॉजिटिव मिल रहा है एक तरह से। ओके, तभी वर्क करेगा। बट अगर आप इसे उल्टा लगा दोगे, बाय चांस मुझे नहीं पता कि ये जो गिवन सेल है मुझे इसका नेगेटिव किधर है और पॉजिटिव किधर है, मैंने अगर उल्टा लगा दिया था तो मैं कैसे चेक करूंगा कि मैंने उल्टा लगा दिया है। ओके, आपको कैसे मालूम होगा कि ये उल्टा लगा हुआ है, लेट्स सी, फिर से वैसी डायग्राम है जो कीजिए। तो अब आपको मालूम है कि यहां पे इस वक्त ईएमएफ नहीं मेजर कर पाओगे क्योंकि नल पॉइंट नहीं अचीव होगा। ओके, वो मैं, क्योंकि यही कंडीशन है कि ये पॉजिटिव जुड़ना चाहिए, तो मैंने अगर यहाँ पे जो भी नेगेटिव दिया है बेटा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आपका नल पॉइंट नहीं अचीव होगा। तो उसका कारण क्या है कि आपने इसका नेगेटिव जो है वो उसके पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया है। ओके, तो दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ड्राइविंग सेल। ड्राइविंग सेल बड़ा होना चाहिए, ड्राइविंग सेल का पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो दो रीजंस है। हमें कैसे पता चलेगा इन दोनों रीजंस में से आप कौन सी मिस्टेक कर रहे हो व्हाइल कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट? तो अगर तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन बेटा डिक्रीज हो रही है ए से बी पॉइंट तक जाते हुए, इट मींस कि आपने ड्राइविंग बैटरी को छोटा रख रखा है, आपको ड्राइविंग बैटरी को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। अब अगर आपने टर्मिनल उल्टे लगा लिए, लेट्स सी यहां पे क्या होता है बेटा, देखो ये अगर ए पॉइंट है, ये आपका लेट्स सी एक्स पॉइंट है, ये आपका जे जॉकी है यहां से, तो इसको पहले की तरह लूप कंसीडर कर लेते हैं, लूप ए एक्स जे ए लूप। तो अभी इस लूप पे फिर से किरचॉफ लॉ लगाते हैं। अब देखो ये सेल का बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो सेल इसके अंदर जाएगा, करंट इसके अंदर जाएगा, यहाँ पे I1 करंट, यहां से I1 करंट बाहर निकलेगा, और लेट्स से ये सेल जो है I2 करंट दे रहा है हमें, और अब यहां पे आएगा करंट, इधर को I1 इधर को I2, लेट्स से इधर को करंट क्या हो जाएगा फिर I2 माइनस I1। ठीक है ना, यहां पे I2 करंट आया है, I1 इधर चला गया है, अगर तो इधर कितना चला जाएगा I2 माइनस I1, किरचॉफ लॉ लगा दिया, और जॉकी से वापस I1 मैच करेगा तो यहां पे फिर से I2 करंट, और यहां पे I2 करंट आपका आगे चला गया सेल के अंदर। ओके, सो अब A से X पॉइंट में क्या है बेटा, ईएमएफ E, तो माइनस E लिखेंगे बेटा क्योंकि बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं। X से J पॉइंट पे गए तो अब करंट की डायरेक्शन में जाते, देखो बेटा आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है I1, तो करंट की डायरेक्शन में जाने का मतलब पॉजिटिव, और कितना ड्रॉप होगा गैल्वेनोमीटर में, जितना करंट है गैल्वेनोमीटर में इनटू करंट गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट J से वापस A पॉइंट पे आए बेटा, तो मतलब अब आप J से A पे आने का मतलब अगेंस्ट आ रही है तो माइनस VW हो जाएगा बेटा, वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस वायर ऑफ लेंथ L। अभी इन दोनों को ऊपर ले जाते हैं तो I1G विल बी इक्वल्स टू E प्लस VW, और VW को अब आप क्या लिख सकते हो बेटा, VW को फिर से आप KL लिख सकते हो, VW को आप क्या लिख सकते हो बेटा, KL लिख सकते हो। ओके, सो ये बन जाएगा E प्लस KL। ओके, L फिर से आपकी ये बैलेंसिंग लेंथ L है बेटा। ओके, अभी यहां पे देखो बेटा, अगर L इंक्रीज हो रहा है, अगर L इंक्रीज हो रहा है,
सो आपका E प्लस के एल फैक्टर जो है बेटा ये इंक्रीज हो रहा है। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो आपका I1 इंक्रीज हो रहा है, मतलब गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जो है वो इंक्रीज होगी। सो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन will increase when we move from A to B। बढ़ती जाएगी बेटा, कम नहीं होगी, जीरो नहीं होगी, कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। ओके, हमें क्या चाहिए होता है नल पॉइंट के लिए, हमें क्या चाहिए होता है, जीरो चाहिए होता है। जैसे बेटा ये क्या होता है, गैल्वेनोमीटर कुछ ऐसे बना होता है। ओके, इस गैल्वेनोमीटर के सेंटर पे यहाँ पे जीरो होता है, इधर भी रीडिंग मार्क होती है इस तरह से, ऐसे इधर भी रीडिंग्स मार्क होती है। ओके, और यहां पे आपका पॉइंटर लगा होता है। अगर जीरो के ऊपर है तो ये नल पॉइंट है। तो यहां पे क्या होगा, जब आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, पहले ए पॉइंट पे रखा तो ए पॉइंट पे अगर डिफ्लेक्शन यहां पे थी तो बी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते ये डिफ्लेक्शन क्या है बेटा, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी आपकी। ओके, इस तरह से होगा यहाँ पे। और पिछले केस में क्या होगा बेटा, अगर आप पिछले केस की बात करोगे, यहाँ पे आप अगर गैल्वेनोमीटर की बात करोगे, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर अगर ये आपका जीरो पॉइंट है गैल्वेनोमीटर का, और लेट्स से ए पॉइंट पे यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ रही थी, तो बी पॉइंट पे क्या होगा बेटा, डिफ्लेक्शन यहाँ पे हो जाएगी, मतलब डिफ्लेक्शन कम हो जाएगी लेकिन जीरो नहीं होगी, कम जरूर हो जाएगी लेकिन जीरो नहीं होगी बेटा। तो दीज आर द टू मेन फैक्टर्स जो आप गलत कर सकते हो व्हाइल कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट। ओके, आपको ये एक्सपेरिमेंट में भी क्वेश्चन टीचर वाइवा में भी पूछ सकता है, और दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ड्यूरिंग योर बोर्ड एग्जाम। ओके, बोर्ड एग्जाम का भी पूछ सकते हैं ये वाला, कि लेट्स से वो कह रहे हैं, वो क्वेश्चन इस तरह से देंगे आपको कि आप पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं और आपने जब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गैल्वेनोमीटर जॉकी को मूव कर लिया, you can see that galvanometer deflection decreases, but it does not show any null point। ओके, इसका मतलब क्या है कि आपकी गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन ए से बी जाने पे कम जरूर हो रही है लेकिन नल पॉइंट नहीं हुआ है बेटा। ओके, तो इसका ओनली रीजन क्या पॉसिबल है, ओनली रीजन पॉसिबल इज दैट कि आपने जो ये ड्राइविंग बैटरी है इसको कम रखा है इससे, तो आपको इसका वोल्टेज इंक्रीज करना पड़ेगा टू गेट अ नल पॉइंट हियर। ओके, और अगर क्वेश्चन आया कि गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन वन साइडेड है और इंक्रीज हो रही है, वन साइडेड है, वन साइडेड भी लिखा होता है केवल बेटा, एक ही तरफ इंक्रीज डिक्रीज होगा, ये ऐसा थोड़ी होगा। यहां से इधर देखो, जैसे बच्चे बोले सर इधर डिक्रीज होता होता ओ पॉइंट से वापस होके इधर ऑपोजिट तरफ चला गया। बेटा आप देखिए, अगर ये वन साइडेड डिफ्लेक्शन ना शो करे और दूसरी तरफ चला जाए तो इसका मतलब क्या एक पॉइंट ऐसा आएगा कि नहीं आएगा जहां पे ये इधर इस पॉइंट से इधर गया है, तो हमें तो वही पॉइंट तो ढूंढना होता है, फिर तो नल पॉइंट मिल ही जाएगा। तो आप नल पॉइंट नहीं अचीव हो रहा है, यू कैन से, और यू कैन से वन साइडेड डिफ्लेक्शन है, वन साइडेड डिफ्लेक्शन है यहां पे। ओके, तो इन दोनों का रीजन वन साइडेड डिफ्लेक्शन और यू कैन से नल पॉइंट इज नॉट अचीव, दोनों का मीनिंग सेम है बेटा। ओके, एक ही तरफ गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जब शो करेगा तो आपका नल पॉइंट अचीव ही नहीं होगा बेटा। नल पॉइंट अचीव तब होगा जब आपका डिफ्लेक्शन ए से बी जाते हुए पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गया है बेटा। तो ऑब्वियस बात एंड बिटवीन एक पॉइंट आएगा इस वायर के ऊपर जहां पे गैल्वेनोमीटर जीरो से दूसरी तरफ गया होगा, लेफ्ट और राइट। ओके, तो वही पॉइंट तो निकाला था, लेकिन यहां पे क्या है, वो वन साइडेड ही दिखा रहा है, वन साइडेड में इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। तो उसके क्या कारण हो सकते हैं बेटा, दैट इज ई ग्रेटर देन वी, और यू कैन सी आपका ये टर्मिनल सही कनेक्टेड नहीं किए हुए आपने बेटा। ओके, और ये डिफ्लेक्शन जरूरी नहीं, वन साइडेड का मतलब जरूरी नहीं राइट हैंड साइड पे, हो सकता है लेफ्ट हैंड साइड पे वन साइडेड हो। ओके, सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर विद यू ऑल। ओके, तो ये पोटेंशियोमीटर का सब कुछ था बेटा। तो हमने अब आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला सारा पार्ट कवर कर लिया है, इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ नहीं रह गया है, आपका सारा पार्ट कवर हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी में। सो बेटा इसमें कोई डाउट या कुछ क्वेश्चन है, आपने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो बेटा। इफ यू हैव एनी डाउट और एनी इंक्वायरी यू कैन आस्क नाउ। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले में कोई टॉपिक रिपीट करना है वो पूछ सकते हो, अदरवाइज एनीथिंग, एनी डाउट यू हैव। ओके बेटा, सो ये पोटेंशियोमीटर कवर हो गया है हमारा। ओके,
एक मैं आपको यहाँ पे, वैसे तो ये आपका 10th क्लास का टॉपिक है, यहाँ पे भी बता देता हूं, जाउल हीटिंग इफेक्ट। जाउल हीटिंग इफेक्ट, ओके, इसका मतलब क्या है, और यू कैन से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो बेटा क्या होता है, जब आपका करंट किसी रेजिस्टर के अक्रॉस फ्लो करता है, आपका डीसी करंट जो है किसी रेजिस्टर के अक्रॉस फ्लो कर रहा है बेटा। अब रेजिस्टर्स क्या होते हैं, रेजिस्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं बेटा। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कंज्यूम होती है वो कहां चली जाती है, तो वो यहाँ पे हमें हीट की फॉर्म में मिल जाती है बेटा। ओके, तो जो आपका करंट है वो एक हीटिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस थ्रू विच द करंट इज फ्लोइंग। ओके, जिस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी, अगर कम होगी तो कम प्रोड्यूस हो जाएगी। ओके, जैसे बेटा इसके एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखोगे बेटा, आपका जो पुराने समय पे टंगस्टन बल्ब की बात करते थे, टंगस्टन बल्ब भी इसके ऊपर बेस्ड है बेटा। फिर आपका ऐसी वेल्डिंग जो होती है वो भी इसके ऊपर बेस्ड है। बहुत सारी एप्लीकेशन है जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर बेस्ड है। इसका मतलब क्या है कि जो करंट है वो हीट इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। इसके दौरान क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। और बेटा कितना एनर्जी कन्वर्ट होगा यहां पे, अगर आपसे कोई पूछ ले। ओके, तो देखो बेटा, अगर आप बात करोगे इन दो पॉइंट्स की, ए एंड बी पॉइंट, इन दो पॉइंट्स के बीच में बैटरी में पोटेंशियल भी मेंटेन किया हुआ है। और वी ऑल नो आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, करंट आई इज इक्वल्स होता है dq बाई dt। सो dq को क्या लिख सकते हैं, यहां से dq को लिखा जा सकता है I इंटू dt। सो सबसे पहले स्मॉल वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी ने स्मॉल वर्क डन कितना किया होगा बेटा, दैट विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा v इंटू dq। ओके बेटा, ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके बेटा। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल का मतलब होता है वोल्टेज ड्रॉप, पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो वर्क डन विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा पोटेंशियल इनटू चार्ज। ओके, एंड dq को क्या लिखा जा सकता है बेटा, I dt। सो लेट्स से स्मॉल वर्क डन dw की बात हो रही है। सो स्मॉल वर्क डन बाय बैटरी dw इज इक्वल्स टू दिस थिंग। ओके बेटा, और आपसे कोई पूछे वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पावर का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिकल पावर। आपसे कोई पूछा जाए इलेक्ट्रिकल पावर, तो इलेक्ट्रिकल पावर विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो कि क्या बन जाएगा बेटा, V इंटू आई बन जाएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला बन जाता है बेटा। सो पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई भी लिख सकते हो, और आप इसे V स्क्वायर बाय R भी लिख सकते हो, इसे आप I स्क्वायर R भी लिख सकते हो बेटा। ओके, तो ये पावर के तीन फॉर्मूलाज बन जाते हैं यहाँ पे। आप कैसी चीज को स्टडी कर रहे हो अकॉर्डिंगली आपने ये फॉर्मूला लगाना होता है बेटा। ओके, इसका मैं आपको एक क्वेश्चन, बल्ब वाला क्वेश्चन होता है, ये करके दिखा देता हूं बेटा। जैसे क्वेश्चन ये है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है, इलेक्ट्रिकल रेटिंग की होती है उसकी बेटा, इलेक्ट्रिकल रेटिंग की होती है। ये इलेक्ट्रिकल रेटिंग क्या होती है, आप कोई भी डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस अभी उठा के देखोगे अगर, जैसे कोई बल्ब है बेटा, इस बल्ब के ऊपर कुछ इस तरह से लिखा होता है 100 वॉट 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि ये 220 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट करेगा और ये 100 वॉट पावर कंज्यूम करेगा, मतलब एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। इसका मतलब ये होता है बेटा। ओके, पावर रेटिंग का मतलब ये होता है। तो यहां से आप इस चीजों से क्या निकाल सकते हो, अगर आपने कभी भी पावर रेटिंग दे रखी है, यहां से आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। वी नो P इज इक्वल टू क्या था, V स्क्वायर बाय R, और यू कैन से R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बेटा, V स्क्वायर बाय P। ओके, सो इस पावर रेटिंग से आप किसी भी चीज की रेजिस्टेंस निकाल सकते हो बेटा। ओके, अब क्या होता है, इंडिया में मेनली 220 वोल्ट पे ऑपरेट करते हैं बेटा, 220 या 240 लिखा होता है ये। ओके, तो V तो हर एक अप्लायंस के लिए सेम होगा इंडिया में। तो पावर क्या होगा बेटा, जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी चीज की। ओके, तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है बेटा। कई बार अब देखो क्वेश्चन बनाने के लिए वो कुछ भी दे सकते हैं बेटा। ऐसे दो बल्ब दे दिए उन्होंने, बल्ब 1 की रेटिंग दे दी है बेटा, बल्ब B1 है, बल्ब B2 है, दोनों की रेटिंग दे दी है। इसकी है बेटा 100 वॉट 220 वोल्ट, इसकी है 50 वॉट 220 वोल्ट। तो अभी आप समझ लो, सबसे पहले रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा है बेटा, इसकी पावर ज्यादा है तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी बेटा, कम होगी।
तो R1 इज लेस देन R2 हो जाएगा। यहां से पहली चीज ये निकल रही है, इस इंफॉर्मेशन से पहली चीज आप ये निकाल सकते हो कि R1 जो है दैट इज लेस देन R2। ठीक है बेटा, जिसकी पावर ज्यादा, क्योंकि V सेम है तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा बेटा। सो इसका मतलब है जिसकी पावर ज्यादा है उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। B1 बल्ब की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। अब यहाँ पे दो केस बना दिए उन्होंने, केस ए बना दिया है। केस ए में क्या कह रहे हैं कि दोनों बल्ब्स को उन्होंने सीरीज में लगा दिया, दोनों बल्ब्स को B1 बल्ब एंड B2 बल्ब दोनों को उन्होंने लगा दिया बेटा सीरीज में अक्रॉस अ बैटरी V। ओके बेटा, और ये वोल्टेज जितना मर्जी दिया बेटा, ये जितना मर्जी दिया, लेट्स से 220 वोल्ट दे दिया, तो अभी क्या होगा, यहां से करंट फ्लो करेगा I। वी नो सीरीज में क्या होता है बेटा, सीरीज में करंट क्या रहता है बेटा, सेम, दोनों के क्रॉस करंट सेम होगा बेटा। तो बल्ब ब्राइट कौन सा ग्लो करेगा, जिसके क्रॉस पावर ड्रॉप ज्यादा होगा। ओके बेटा, तो हमें चेक करना होता है यहाँ पे कि ब्राइट बल्ब कौन सा होगा बेटा। तो देखिए बेटा, मोर इज द पावर, मोर विल बी द, मोर ब्राइटर विल बी द बल्ब। तो अभी आप देखिए बेटा ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि P इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर R होता है बेटा। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कि करंट दोनों बल्ब्स में सेम है बेटा, दोनों बल्ब्स में करंट सेम है। तो पावर ड्रॉप किसके क्रॉस ज्यादा होगा, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो ये B2 बल्ब जो है ये ज्यादा ग्लो करेगा यहाँ पे बेटा। ओके, और अगर केस सेकंड की बात करें बेटा, बी केस की बात करें, जब दोनों बल्ब्स को पैरेलल में लगा दिया, दोनों बल्ब्स को पैरेलल में लगा दिया है, तो क्या होगा बेटा। अब देखिए पैरेलल में लगाने से क्या होता है, करंट नहीं सेम होता। यहां पे क्या होगा बेटा, पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होगा, दोनों के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा बेटा, सेम होगा, दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम होगा। तो यहां पे P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R वाले से कंपैरिजन होगा। ओके बेटा, तो अभी क्या है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में वोल्टेज, इसके क्रॉस भी वोल्टेज सेम होगा V, इसके क्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा, दोनों के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा बेटा। तो अगर मुझे चेक करना है कि पावर ड्रॉप किसके क्रॉस ज्यादा होगा, तो अभी मुझे ये फॉर्मूला यूज करना होगा इंस्टेड ऑफ P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R। उसका रीजन क्या है बेटा, देखो इन दोनों केसेस में क्या है, बल्ब सीरीज में है, बल्ब पैरेलल में है। बल्ब जब सीरीज में है तो बेटा करंट सेम रहेगा, जब बल्ब पैरेलल में है तो क्या होगा बेटा, वोल्टेज सेम रहेगा। तो मुझे चेक करना है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में से कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। ओके, तो बल्ब वही ज्यादा ग्लो करेगा बेटा जिसके क्रॉस पावर ज्यादा होगा। अब पावर ज्यादा कैसे चेक करोगे बेटा, पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर R भी, पावर का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बाय R भी फॉर्मूला आता है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दो कंपैरिजन करना है बेटा, और मैं हमेशा आपको सिखाता हूं कि जब कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है तो जो चीज दोनों में, तीनों में कांस्टेंट है उसे एलिमिनेट करके प्रोपोर्शनलिटी बना लिया करो। यहाँ पे दोनों में करंट सेम था तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R बन गया था, और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R बन गया था। और वी नो कि पावर जिसकी ज्यादा है वो B2 बल्ब है, तो B2 ज्यादा ग्लो करेगा यहाँ पे। इस केस में क्या होगा बेटा, जब पैरेलल में लगा होगा तो V स्क्वायर बाय R, तो यहाँ पे V कांस्टेंट है दोनों के क्रॉस, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस जिसकी कम होगी बेटा, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसके क्रॉस पावर ड्रॉप क्या होगा, ज्यादा होगा। एंड यहां से हमें पता चल रहा है रेजिस्टेंस R1 की है, तो यहाँ पे कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा बेटा, B1 वाला बल्ब ग्लो करेगा। ओके, और हमारे घरों में ये वाली सप्लाई होती है बेटा, पैरेलल में लगते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स पैरेलल में लगते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा पावर वाले अप्लायंसेस की रेजिस्टेंस क्या होगी बेटा, कम होगी, उनके क्रॉस ज्यादा करंट फ्लो करेगा, वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेंगे। ओके बेटा, ओके। सो ये चीज थोड़ी सी समझने वाली होती है। कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये फॉर्मूला कब लगाना है ये, और कई बार उल्टा भी लगा देते हैं बेटा। ये फॉर्मूला क्यों लगाया मैंने, क्योंकि मैं हमेशा कंपैरिजन, मुझे B1 B2 में कंपेयर करना था कि इनमें से कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा। तो ज्यादा बल्ब वो ग्लो करेगा बेटा जिसके अक्रॉस पावर ड्रॉप ज्यादा होगा। पावर ड्रॉप किसके क्रॉस ज्यादा होगा, अब बेटा मेरे को देखो, आप यहां से देखोगे, आप बोले सर इसकी 100 वॉट है, इसकी 50 वॉट है, तो इसके क्रॉस ज्यादा होगा। बेटा ये नहीं, ऐसे नहीं चेक करना, यहां से नहीं, इस पावर रेटिंग से सिर्फ आप रेजिस्टेंस के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसकी रेजिस्टेंस कितनी है। पावर रेटिंग से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। ओके, यहां से आप फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करके एग्जैक्ट पावर रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो दोनों बल्ब्स की। सो अब इन दोनों में कौन सी चीज सेम है, आई सेम है, तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा, क्योंकि पावर का फॉर्मूला था आई स्क्वायर R। और जब पैरेलल में लगा दिया तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम होगा बेटा, तो पावर ड्रॉप किसके क्रॉस ज्यादा होगा, किसके क्रॉस कम होगा, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, P इज इक्वल टू V स्क्वायर R
मतलब मींस P is inversely proportional to R. तो in this way you can compare between two bulbs of different power rating. Okay, out of these two bulbs, which bulb will glow more? Okay, in this way you can find out which bulb will glow more. Okay, बट यहाँ पे ये दो डिफरेंट फॉर्मूलाज क्यों लगाए पावर के, इधर ये क्यों लगाया, इधर ये क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे करंट सेम था बेटा दोनों बल्ब्स में, तो पावर कंपेयर करना इजी हो जाएगा अगर मैं करंट को एलिमिनेट कर दूं। इस फॉर्मूला से भी निकाल सकता था, बट उसके लिए वो जो बहुत सारी कैलकुलेशन, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीका अपनाना पड़ेगा, इतना इजीली डायरेक्टली नहीं समझ पाऊंगा मैं। क्योंकि फिर मुझे अगर ये फॉर्मूला इधर लगाना है सीरीज में, अगर मुझे ये फॉर्मूला सीरीज में लगाना है बेटा, तो मुझे यहाँ पे इसके P1 निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? V1 भी चाहिए होगा, R1 भी चाहिए होगा, और P2 निकालने के लिए V2 भी चाहिए होगा, R2 भी चाहिए होगा। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे करंट I तो निकालना ही पड़ेगा। ओके, तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। तो ये करने के बजाय अगर मैं इस तरह से कर लूं, क्योंकि उन्होंने तो ये पूछा ना कि कौन सा कितना ब्राइट है, उन्होंने ये तो पूछा ही नहीं हुआ कि किसके क्रॉस कितना पावर ड्रॉप हो रहा है। ओके, तो हमें तो जस्ट कंपैरिजन करना था, सीधा I वाला फॉर्मूला ले लो, इससे आ जाएगा बेटा। ओके, क्लियर है ये चीज? इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो बेटा। सो दिस इज ऑल फॉर योर करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास से हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करेंगे आपकी।